आप सभी शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूँ वेदमती वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे फ्री शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता संसार एकेडमी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है सीजी सेट पेपर 2 ज्योग्राफी और ये हमारा यूनिट 1 का क्लास 10 है, जिसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक, इसको एक शब्द में ज्योमॉर्फिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं या अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां, बल या क्रियाएं, ठीक, या कारक भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं शेड्यूल, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं अंतर्जात शक्तियां होता क्या है, या अंतर्जात बल क्या होता है, या अंतर्जात कारक क्या होता है। वे सभी शक्तियां या बल या कारक जो धरातल के आंतरिक भाग है ना, यानी कि जो आपका संपूर्ण पृथ्वी है उसके धरातल के आंतरिक भाग में कार्य करता है। जैसे कि ये आपका क्या है, धरातल है ना, भूमि है। इसके नीचे में जो शक्तियां या बल काम करेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्जात शक्तियां। इसको प्रभावित करेंगे आंतरिक भाग को, उसको है। अब ये क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक आपका पटल विरूपणी होता है और एक होता है आकस्मिक। ठीक, तो पहले हम लोग देख लेते हैं आकस्मिक को, क्योंकि इसमें दो ही आते हैं, एक आपका भूकंप आता है और एक आता है आपका ज्वालामुखी। ठीक है, ये आकस्मिक आता है। ये ऐसा गतिविधि है जो अचानक से आता है और पूरे जो पृथ्वी का जो धरातल है उसके आंतरिक भाग को ये प्रवाहित करता है, गति उत्पन्न कर देता है उसमें। या तो इसमें क्या देखना आप लोग, भूकंप आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हिलने लग जाता है या भूमि धंस जाता है। ज्वालामुखी आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, लावा उत्पन्न होने लगता है धरातल के आंतरिक भाग से। तो ये क्या है, आंतरिक गतिविधि को प्रभावित करते हैं, है ना। और फिर हम लोग देखते हैं पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल में क्या होता है, या तो कोई महाद्वीप निर्माण होता है, या कोई पर्वत निर्माण होता है, या आपकी कोई पठार वगैरह का निर्माण होता है। ये होता है आप लोगों का पटल विरूपणी बल। इसमें दो तरीके का होता है। ठीक, एक महादेश जनक बल और एक पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, महादेश जनक बल क्या होता है, जो आपका महाद्वीप का निर्माण करते हैं, और पर्वत निर्माणकारी बल क्या होता है, जो आपका पर्वतों का निर्माण करता है। ठीक, तो ये पटल विरूपणी बल हो गया और ये आकस्मिक बल हो गया। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो महादेश जनक बल है यानी कि महाद्वीप निर्माण करने वाले जो बल है या कारक है, उसमें दो प्रक्रिया होता है, या तो उत्थान होता है या उन्मज्जन होता है। यानी कि उत्थान क्या होता है और उन्मज्जन क्या होता है, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, आगे जब बताएंगे आपको। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक अधोमुखी होता है और एक निमज्जन होता है। ये कहाँ होता है, धरातल में होता है। धरातल में क्या होता है, जब कोई भूमि, ये है आपका कोई भूमि, इसका कोई पार्ट जो है ऊपर उड़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्थान। और वो जो समुद्र तल है उससे नीचे चला जाता है या नीचे धंस जाता है वही धरातल का पार्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं उन्मज्जन। ठीक, यानी कि उत्थान और उन्मज्जन। ठीक, अब यही क्या होता है, अधोमुखी बल और निमज्जन बल। इसमें क्या होता है, जब महासागर में कोई धरातल का भूखंड है वो ऊपर उड़ जाता है महासागर से, तो वो क्या होता है, आपका अधोमुखी होता है। और जब वही क्या होता है नीचे चला जाता है तो वो निमज्जन होता है। जैसे फ्योर्ड तट, रिवर तट आप लोग सुने हैं ना, वो इसमें कार्य करते हैं। ठीक, चलिए इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर शॉर्ट में समझ लीजिए। ठीक है, फिर है आपका बहिर्जात बल। ये क्या है, ये वे गतिविधियां या कारक या बल हैं जो धरातल के ऊपरी भाग में कार्य करते हैं। अब इसमें हम लोग कल देखे थे कुछ कारक, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया था कौन कौन से, नदी है, हिमालय है, वायु वगैरह है, और आपका जो तरंग वगैरह है, ये सभी बहिर्जात बल हैं जो धरातल के ऊपर समतलीकरण का कार्य करते हैं या विभिन्न प्रकार की भू आकृति निर्माण में अपना योगदान देते हैं। ये सभी क्या है, बहिर्जात बल। ठीक, अब इसके अंदर क्या आता है आप लोग का, मुख्य रूप से अनच्छादन आता है, डेनोडेशन, जो हम लोग कल देखे थे। अब इस डेनोडेशन के अंदर में आप लोग का क्या आता है, तीन आता है, अवक्षय, अपर्दन और परिवहन, जिसको हम लोग अध्ययन करके आ चुके हैं। ठीक, अवक्षय कैसे होता है, तीन कारकों से होता है, भौतिक या यांत्रिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक, है ना। ये भी हम लोग कल अध्ययन किए हैं। फिर क्या होता है, अपर्दन। अपर्दन कैसे होता है, तो इसके बहुत सारे कारक है, जैसे कि जो नदी जल है या इसको हम लोग प्रवाहित जल बोलते हैं, पवन है, हिमनद है, सागरी तरंगे है, परिहिमानी वगैरह है, ये सभी इसके कारक है, जो कि आप लोगों को कल अच्छे तरीके से मैंने समझाया है क्लास 9 में, है ना। और फिर क्या है आपका परिवहन और निक्षेपण, ये दोनों चीज हमने और इसमें अध्ययन किए हैं। तो ये वाला हम लोग का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। ये वाला पार्ट जो है वो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, पर्वत निर्माणकारी बल में आप लोगों का ये तनाव आता है और संपीड़न आता है ना। तनाव जब होता है तो इसमें क्या होता है, भ्रंश का निर्माण होता है, और संपीड़न जब होता है तो क्या होता है, इसमें वलन का निर्माण होता है। ठीक, आगे हम लोग इसी को अच्छे से अध्ययन करेंगे। चलिए, अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां या बल, इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। भूपटल पर ये क्या है, जो शक्तियां हैं ये भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल या कारक हैं। ठीक, आपको ये एक शब्दों में इसको याद रखना है। और इसको हम लोग भू संचलन के कारक भी बोलते हैं, या भूमि हलचल के कारक या भूमि परिवर्तन के कारक भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर क्या है, ये पृथ्वी की सतह को प्रभावित करने वाले कारक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो कभी कथन में ऐसा टाइप का कुछ लिखा रहे तो ये आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक, तो आपको इसको याद रखना है। फिर क्या है, अंतर्जात बल यानी कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस, ये होता क्या है ये हम लोग समझते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं, सॉरी पृथ्वी के धरातल यहाँ पर लिख देना। ठीक है, धरातल, पृथ्वी के धरातल के जो आंतरिक भागों में उत्पन्न होने वाली शक्तियां हैं उनको सम्मिलित करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे हैं उसमें पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल शामिल है ना। ये दो बल इसमें शामिल होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो धरातल के आंतरिक भाग है या धरातल है उस पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है। धरातल में कुछ उलट पुलट हो जाते हैं या तो किसी विशेष प्रकार की विषमताओं का निर्माण होता है। ठीक, तो ये है आपका अंतर्जात बल। अब आगे देखते हैं अंतर्जात बल के अंतर्गत आप लोगों का पहला हम लोग देखेंगे पटल विरूपणी बल को, इसके बाद हम लोग देखेंगे आकस्मिक बल को। ठीक, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं पटल विरूपणी बल क्या होता है। आकस्मिक बल आपका क्या होता है, तीव्र या फास्ट गति से प्रक्रिया करने वाला होता है। लेकिन जो पटल विरूपणी बल है ये अत्यंत मंद गति से कार्य करता है। इसमें हजारों साल लग जाते हैं कभी कभी, है ना, मिलियन वर्ष भी लग सकते हैं इसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसमें क्या होता है, पृथ्वी के जो धरातल है उसका यहाँ पर धरातल जोड़ देंगे ना, पृथ्वी के धरातल, जो पृथ्वी के धरातल है उसके जो विशाल भाग है वो या तो ऊपर उठ सकते हैं या नीचे धंस सकते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं इसमें हो सकता है। ठीक, तो ये है आपके पटल विरूपणी बल। अब इसमें दो तरीके का बल होता है, सामने ही आपको मैं समझा के आई हूँ। एक महादेश जनक बल और एक पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो महाद्वीप वगैरह है उसका निर्माण होता है ना। बड़े बड़े जो आपके एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सुने हैं ना, जीलैंडिया वगैरह आप लोग का है, ग्रीनलैंड वगैरह है, उनका निर्माण होता है। फिर हम लोग देखते हैं एक पर्वत निर्माणकारी बल, जिसमें आपका पठार पर्वत वगैरह निर्माण होता है। ठीक, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं महादेश जनक बल को, इप्रोजेनेटिक मोमेंट, इसको, ठीक, संचलन को। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इप्रोजेनेटिक फोर्सेस में क्या क्या आता है। चलिए, ये क्या होता है, यह वे शक्ति होते हैं जिससे पठारों, मैदानों या महाद्वीपों का निर्माण हो जाता है या उसी के निर्माण में ये सहायता करते हैं। ठीक, चलिए, इस प्रकार की जो संचलन है उसकी मुख्य विशेषताएं यह है कि चट्टानों की परतों में तोड़ मरोड़ नहीं होती, केवल भूभाग की कुछ भाग ऊपर उड़ जाते हैं और कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। ठीक, जिसको हम लोग ऊपरी मुखी या अधोमुखी संचलन के नाम से जानते हैं। इस संचलन में क्या होता है, महाद्वीपों में उत्थान होता है या तो अवतलन होता है ना, ये एवं निर्गमन या निमज्जन की क्रियाएं होती है। ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग ये अवतरण क्या होता है, उत्थान क्या होता है, निमज्जन क्या होता है और निर्गमन क्या होता है। ठीक, सभी को एक एक करके समझेंगे। चलिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भागों में जो बांटा गया है, ऊपरी मुखी और अधोमुखी, इसको समझ लेते हैं। ठीक, ऊपरी मुखी संचलन क्या होता है और अधोमुखी संचलन क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक, पहले अपवर्ड मूवमेंट को देख लेते हैं। इस संचलन में क्या होता है, महाद्वीपों के कारण इसमें दो तरह के उत्थान होते हैं, है ना। पहला क्या होता है, महाद्वीप का भाग या उसका कोई एक हिस्सा अपनी समीपी वाले सतह से ऊपर उठ जाता है। जैसे हम लोग ब्लॉक सुने हैं ना, ये आपका धरातल है। अब इसमें क्या हो जाता है, कोई बीच का सतह या किनारे का सतह से ऊपर उठ जाता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्थान या अपवर्ड। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ऊपरी मुखी में क्या होता है, जो धरातल है उसकी कोई भाग आपका ऊपर उठ जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अपवर्ड। ठीक, फिर क्या होता है अधोमुखी। अधोमुखी में हम लोग बताए हैं ये दूसरा कार्य है। इसमें क्या होता है, महाद्वीप का जो भाग है वो क्या होता है, सागर तल से नीचे चला जाता है ना।
तो सागर तट से क्या होता है, जो पहले जलमग्न था वो ऊपर उठ जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गमन। जब ये नीचे चला जाता है तो आप लोग का क्या होता है, अधोमुखी कहला जाता है ना, नीचे चला जाता है वो। और इसी में जब हम लोग देखते हैं कि जो पहले से सागर तल में डूबा रहता है वो ऊपर उड़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं निर्गमन। ठीक, तो ये क्या है, आप लोगों का ऊपरी मुखी है। अब अधोमुखी में इसी का जस्ट विपरीत हो जाएगा। प्रथम भाग में क्या होगा, आपका जो स्थल भाग है उसका कोई स्थानीय प्रदेश या कोई प्रादेशिक रूप नीचे चले जाएंगे या नीचे सॉरी नीचे धंस जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे अधोमुखी संचलन के अंतर्गत आता है इसको। ठीक, डाउनवर्ड मूवमेंट। फिर क्या होता है, इसी में दूसरा होता है, कोई स्थल खंड है वो सागर तल से नीचे चला जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले ही आपको बताई हूँ। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निमज्जन की प्रक्रिया बोलते हैं। पहले से बताया आपको उन्मज्जन क्या होता है, निमज्जन क्या होता है, जब सामने में हम लोग रेखा चित्र में देख रहे थे तब, है ना। फिर क्या होता है अवतलन की क्रिया, ये क्या होता है, जब तटीय भाग या महाद्वीपों के बीच की कहीं वाला जो क्षेत्र है ना, वो क्या हो जाता है, निमज्जन की क्रिया, यानी कि सागरी तट के भागों से नीचे चले जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निमज्जन की क्रिया। ठीक है, तो अब समझिए निमज्जन क्या होता है, अवतलन क्या होता है, और आप लोग का निर्गमन वगैरह क्या होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोग देखते हैं पर्वत निर्माणकारी बल को। ठीक, तो ये पर्वत निर्माणकारी बल कैसे कार्य करते हैं, क्षैतिज रूप से कार्य करते हैं। और जो पहले हमने महादेश जनक बल देखे हैं वो कैसा कार्य करता था, ऊर्ध्वाधर रूप से कार्य करता था। ठीक है, तो ये कैसे कार्य करेगा, ये क्षैतिज रूप से कार्य करेगा। पर्वत का निर्माण तो आपको पता है, ये श्रृंखलाओं में होता है ना। और महाद्वीप वगैरह है वो श्रृंखला में तो नहीं होता, महाद्वीप का निर्माण जो है वो श्रृंखला में नहीं रहता, नहीं आपका मैदान का, नहीं आपका जो पठार वगैरह है उसका। आपका पहाड़ और पर्वत का निर्माण रहता है वो क्षैतिज श्रृंखलाओं में होता है, कुछ इस टाइप का उबड़ खाबड़ उत्खात भूमि की तरह रहता है ना। चलो अब हम लोग देख लेते हैं पर्वत निर्माणकारी बल को, जिसको हम लोग क्षैतिज बल के नाम से जानते हैं। इस बल में क्या होता है, जो चट्टाने हैं उसमें दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होता है, एक तनाव का और एक संपीड़न का, है ना। टेंशन और आप लोग का ये वाला। इसमें क्या होता है, जब बल जो है दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो इसमें क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जो गतिविधि कार्य करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तनाव सॉरी तनावमूलक बल, है ना। तनावमूलक बल उत्पन्न होता है धरातल में, तब क्या होता है, इसमें जो भ्रंश है यानी कि दरार वगैरह है उनका निर्माण होता है। ठीक, फॉल्ट और फ्रैक्चर वगैरह का, या उसमें चटकने पड़ जाते हैं। अब इसमें ये समझना है आपको, भ्रंश क्या है, दरार क्या है, और चटकन क्या है। चटकन क्या है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा इसमें ऐसे वो आ जाए, क्रैक आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं चटकने। जब ये थोड़ा सा बढ़ जाए, इसमें स्पष्ट रूप से दिखने लग जाए ऐसे करके, तो ये आपका दरार हो जाएगा। जब ये बढ़ जाता है इस प्रकार सा, तो ये क्या जाता है, आपका फाल्ट कहलाता है, भ्रंश। ठीक, तो ये सबसे छोटा रूप है चटकन जो है, और फाल्ट जो है वो सबसे बड़ा रूप है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जब बल अपने जो बल है वो आमने सामने से कार्य करता है, तब क्या होता है, संपीड़न होता है। संपीड़न मतलब ये क्या है, कोई धरातल है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे की ओर ही कार्य करेगा, आमने सामने से कार्य करने लग जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ओर से दबाव पड़ेगा, तो ये भाग आपका ऊपर उठेगा और या तो नीचे धंसेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग संपीड़नात्मक बल। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें संवलन की क्रिया होता है, या तो वलन की क्रिया होता है। संवलन और वलन क्या होता है, ये जो ऐसे हो जाएगा, ये क्या है, आपका वलन है। जब इसमें और पुनः ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ये क्या है, संवलन कहलाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहां से उतना ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो आप लोग के आकस्मिक बल है, ज्वालामुखी है और भूकंप है, भ्रंशन है और वलन है। इतनी चीज़ों को हम लोग अब अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, वहाँ से कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं जिसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं ज्वालामुखी की ओर। ज्वालामुखी क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए वॉल्केनो बोलते हैं इसको। वॉल्केनो होता क्या है, तो वोल्केनो क्या है, एक प्रकार का छिद्र या दरार होता है जिसके अंदर से क्या होता है, सॉरी जो छिद्र या दरार होता है उसके संबंध में पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वहां से क्या आता है,
जो मैग्मा वगैरह है वो बाहर आता है, और साथ में ही जो तब तक गैस वगैरह है, लावा वगैरह है, राख है, जल वाष्प है, ये सभी एक साथ आते हैं। ठीक। तो आपको याद रखना है, जो ज्वालामुखी है या वॉल्केनो है, ये क्या है, एक प्रकार का छिद्र या दरार होता है, जिसमें धरातल के जो आंतरिक भाग है वहां से विभिन्न प्रकार के तरल गैस वगैरह, लावा वगैरह, राख वगैरह, जलवाष्प वगैरह बाहर निर्गमित होते हैं। ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है। और ज्वालामुखी क्रिया देखते हैं आप। ज्वालामुखी क्रिया क्या होता है इसके अंतर्गत सॉरी, ज्वालामुखी क्रिया इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत मैग्मा के निकलने से लेकर के धरातल की सतह या उसके आंतरिक भाग के विभिन्न रूपों में ठंडे होने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया। ठीक। या ज्वालामुखी क्रिया, यानी कि आपको याद रखना है कि ये क्या है, आपका धरातल है, और यहाँ से जो मैग्मा है, यहाँ पर मैग्मा चेम्बर होता है ना नीचे में, ये मैग्मा चेम्बर से लावा के निकलने से लेकर के इसके आंतरिक भाग या बाहर में जमने तक की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है। अब ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं और सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है, ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, ज्वालामुखी में सबसे अधिक जो पदार्थ निकलता है वो होता है जल वाष्प। ठीक। और फिर आप लोग का गैस और विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ वगैरह है, राख वगैरह है, लावा वगैरह है, ये सभी निकलते हैं, है ना। तो आपको सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है ऐसे करके पूछेंगे तो आपको बताना है जल वाष्प निकलता है। ठीक। फिर उसमें गैस वगैरह है और विभिन्न प्रकार के जो कण वगैरह है वो निकलते हैं, राख वगैरह निकलते हैं, फिर ये आपका लावा निकलता है। ठीक। चलो आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग। गैस तथा जल वाष्प, सबसे पहले इसी को हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम इसमें क्या होता है, गैस और जल वाष्प बाहर आते हैं, और इसमें जल वाष्प की जो मात्रा है वो 60 से 90% तक के होता है। ठीक। यानी कि सर्वाधिक क्या निकलता है, इसमें जल वाष्प निकलता है। और इसमें गैसों में कौन कौन से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एग्जाम में पूछा गया है, कुछ एग्जाम्स में, यूजीसी नेट में पहले से ही पूछ लिया गया है ना, कि ज्वालामुखी में कौन कौन से गैस निकलते हैं। तो पहला आपका निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम और सल्फर, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड ये पूरा नाम है। ठीक। इतने चीज निकलते हैं आपके, ऑक्सीजन वगैरह नहीं निकलता। आपको ध्यान में रखना है, यदि ऑप्शन में दे दिया जाए कि ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस कौन कौन से हैं, ऑप्शन में आपको कहीं पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, ब्रोमाइन वगैरह को दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, और इनमें से कोई एक को डाल दिया, आपने उसमें डाल दिया ऑक्सीजन, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक। आपको याद रखना है कि ये सभी निकलते हैं, सबसे अधिक आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह। नाइट्रोजन क्या है, आपका ज्वलनशील गैस है ना, तो आग को रोकने वाला गैस है ये। और कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग का, और ऑक्सीजन जो है वो आप लोग का क्या करते हैं, आग को बढ़ाता है ऑक्सीजन आपका, नाइट्रोजन उसमें क्या करता है, नियंत्रित करता है ना। चलिए चलिए, इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी में सर्वाधिक उद्गार खाली स्थान होता है। ये एक एग्जाम्पल के लिए आप लोग का डाल भी दिए हैं, जलवाष्प होता है करके समझाने के लिए था ये। ठीक है। चलो अब इसमें ज्वालामुखी के भाग या अंग को भी आप लोग देख लीजिए। ठीक। यहाँ से कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये आपका ज्वालामुखी का डायग्राम हमने बनाया है। इसमें जो जहाँ से आपका लावा निकलता है, मेन स्ट्रक्चर जहाँ पर उसका ये बोल दिया जाए चेम्बर होता है, मैग्मा चेम्बर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक। यहीं से आपका लावा का भंडार होता है, यहीं से ये बाहर जाते हैं। ठीक। अब इसमें जहाँ से ये लावा निकलते हैं, जिसके द्वारा, जिस छिद्र के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी नली। ठीक। अब जब ये ज्वालामुखी ऊपर आता है तो यहाँ पर जो दरार टाइप का की प्रकार का आकृति बना रहता है वो होता है आपका ज्वालामुखी मुख। और जब ये क्या होता है, ज्वालामुखी ये पूरे विकसित हो जाता है तो ये होता है आपका क्रेटर। और ये क्रेटर अधिक विकसित हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं काल्डेरा। ठीक। क्रेटर अधिक विकसित होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे काल्डेरा। जब ये लावा ऊपर आके जम जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लावा पठारिया, लावा शंकु वगैरह, या लावा पर्वत वगैरह, जो इस भी आकार में रहेगा उस आकार के अकॉर्डिंग उसका नाम बढ़ जाता है। ठीक। तो ये है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जो ज्वालामुखी है उससे जो विखंडित पदार्थ है वो कौन कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके आकार कैसा होता है, ये देख लेते हैं। ठीक। तो ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार के विखंडित पदार्थ निकलते हैं, जो कि बारीक कण वगैरह होते हैं, इसमें धूल वगैरह भी होते हैं और चट्टान के टुकड़े भी होते हैं, है ना।
उनका प्रॉपर एक नाम है, जो बारीक कण वगैरह है उन सभी के, उसी नाम वगैरह को हम लोग देखेंगे उनके आकार वगैरह के आधार पर। और ये पूछा गया है आपके सीजी सेट में भी आया है, पिछले क्वेश्चन उठा के देख लेंगे। ठीक, तो आकार और बनावट के आधार पर ज्वालामुखी से विखंडित जो पदार्थ है उनके निम्न प्रकार के नाम रखे गए हैं। ठीक, पहला तो आपका धूलकण होता है, धूलकण और राख। तो ये क्या होता है, बहुत ही अत्यंत महीन और बारीक कण होते हैं, जिसकी जो आकार हम लोग देखेंगे तो 0 से 0.5 मिलीमीटर तक के होता है। ठीक, फिर क्या होता है आप लोग का पैरोक्लास्ट। अब ये पैरोक्लास्ट क्या होता है, ये ज्वालामुखी उद्भेदन से निकलने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरोक्लास्ट है, यानी कि ज्वालामुखी से जो विभिन्न प्रकार के सेल के टुकड़े निकलते हैं, चट्टान के टुकड़े निकलते हैं, उसी को हम लोग एक साथ मिला करके पैरोक्लास्ट बोल देते हैं। ठीक, फिर देखते हैं हम लोग टफ। ये टफ क्या होता है, तो धूल कण होता है, राख के जो बने हुए चट्टानी टुकड़े हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टफ बोलते हैं। ठीक, फिर टेफ्रा। टेफ्रा क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से जो निकलने वाले राख है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेफ्रा बोलते हैं। ठीक, फिर झामक या फ्यूमिक, इसको सुधार लेंगे ना, इसको फ्यूमिक बोलते हैं। फ्यूमिक, आधा फ यू मिक, फ्यूमिक है ये। ठीक, झामक या फ्यूमिक, ये क्या होता है, एक प्रकार का गैसी बुलबुला होता है जो आपके ज्वालामुखी छिद्र से पत्थर के टुकड़े के साथ निकलते हैं, है ना। जैसे आप लोग देखते हैं ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें एक प्रकार का ऐसे आग से कोई पानी उबल रहा है ऐसे टाइप का दिखता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं झामक या फ्यूमिक, जो थोड़े से गाजेदार दिखने लगता है आपको देखेंगे तो। ठीक, हाँ, फिर क्या होता है लेपली और स्कोरिया, जो मटर के दाने के आकार का या अखरोट के दाने के आकार का होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेपली, और जो चने के दाने के आकार का टुकड़ा होता है उसके हम लोग बोलते हैं स्कोरिया। इनकी जो आकार है वो 4 मिलीमीटर से 32 मिलीमीटर तक के होता है। ठीक, तो लेपली आपका मटर के दाने के आकार का और अखरोट के दाने के आकार का हो सकता है, और स्कोरिया जो है वो आपके चने के दाने के आकार का होता है। ठीक, तो ये ऐसा होता है चने या अखरोट का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेशिया, ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, स्कोरिया से अपेक्षाकृत थोड़ा बड़े आकार के जो टुकड़े होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेशिया बोलते हैं। यानी कि मटर के आकार के दाना लेपली हो गया, और फिर अखरोट या चने के आकार के दाना स्कोरिया हो गया, फिर स्कोरिया से थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेशिया। ठीक, यानी कि ये 32 मिलीमीटर मिलीमीटर के आकार का हो सकता है। ठीक, फिर हम लोग का आता है अगला, ये बम बोलते हैं इसको, बम, इसको सुधार देंगे, ये बम है। ठीक, बम क्या होता है, इसमें कुछ इंच से लेकर के कुछ फीट तक के जो गोले हैं वो निकलते हैं, चट्टान के टुकड़े बड़े बड़े, किससे, ज्वालामुखी से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बम। और ये आप लोग देखते हैं ना, ज्वालामुखी अधिक तीव्र गति से फटता है तो उससे बड़े बड़े लावा के गोले या चट्टान के टुकड़े जो है वो बाहर निकलते हैं और गिरते हैं, जिससे बहुत भयंकर प्रलय टाइप का विनाश होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बम, है ना। हाँ, चलिए आप समझ गए। इनमें से पूछा गया है आपके बहुत सारी चीज़ों, खासकर लेपली को सबसे अधिक पूछा गया है कि लेपली क्या है, तो मटर के दाने के आकार का चट्टान का टुकड़ा है। ठीक, स्कोरिया बोलेंगे तो अखरोट या चने के दाने के आकार का है, ब्रेशिया बोलेंगे तो उससे बड़ा है, यानी कि 32 मिलीमीटर से बड़ा रहेगा उसका आकार। ठीक, चलिए अब इसमें एक लावा का नाम है, ब्लैक लावा है ये, इसका नाम है आह करके। ठीक, और ये क्या होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन से निकले वाली जो गाढ़ा पदार्थ है, ये क्या होता है, लसदार भी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आह आह। ठीक, अब ये हवाई द्वीप में आपका मिलता है ये वाला। ठीक, फिर क्या होता है, ये मैफिक लावा। मैफिक लावा क्या होता है, ये मैग्नीशियम तथा लोहा से बना होता है, इसी को हम लोग मैफिक लावा बोलते हैं। ठीक, हाँ, चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हैं ये दो तरीके का होता है, एक अम्लीय लावा और एक आपका क्षारीय लावा। जो अम्लीय लावा है वो आपका क्या होता है, सिलिका प्रधान होता है, जो क्षारीय लावा है वो उसमें सिलिका की मात्रा कम होता है, जिसको हम लोग बेसिक लावा या पैथिक लावा या क्षारीय लावा कहते हैं। ठीक, अम्लीय लावा को पहले हम लोग समझ लेते हैं। अम्लीय लावा क्या होता है, इसमें 65% से अधिक सिलिका की मात्रा होती है। ठीक है, यानी कि ये सिलिका प्रधान है, और ये क्या है आपका सिलिका की मात्रा इसमें कम होता है, ये समझ लीजिए। ठीक, जो अम्लीय लावा होता है वो क्या होता है, अत्यंत गाढ़ा होता है, चिपचिका होता है और लसदार होता है। ठीक, और यह धरातल पर दूर दूर तक न फैल करके केवल क्रेटर के पास ही गुंबद आकार में सिमट जाता है। इसी से आप लोगों का क्या होता है, इस प्रकार का जो पर्वत है उसका निर्माण आपके इसी अम्लीय लावा से होता है, गुंबद आकार का जो हम लोग बोलते हैं वो लावा। ठीक, विश्व की ज्वालामुखी पर्वत जो है वो
अम्लीय लावा से ही निर्मित होते हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल में देखेंगे तो जो स्ट्रोम्बोली है इटली का, वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक, और ये सिलिका की मात्रा के आधार पर क्या होता है, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, रायोलाइट और एडेसाइड और बेसाल्ट। ठीक, तो ये है आपका अम्लीय लावा। अब हम लोग देखते हैं सॉरी, अब हम लोग देखते हैं बेसिक लावा, पैथिक लावा या क्षारीय लावा को। इसमें क्या होता है, सिलिका की मात्रा 55% तक के होता है या इससे कम होता है ना। 0 से 55% के मध्य होता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक, चलिए, यह क्या होता है, हल्का होता है, पतला होता है, साथ ही धरातल में शीघ्र फैलने वाला होता है। पहले हमने देखा वो लसदार होता था, गाढ़ा होता था, है ना, भारी होता था, एक ही जहाँ निकला वहीं जम जाता था। ये क्या होता है, आपका दूर दूर तक फैल जाता है, एकदम पतला होता है। और ठीक, तो और इसका जो रंग है वो गहरा होता है या तो काला होता है ना। और विश्व की ज्वालामुखी पठार है, जो सील्ड वगैरह है, या ज्वालामुखी से जो उपजाऊ मिट्टी निर्मित होता है, वो इसी से निर्मित होता है आपके। ठीक, पैथिक लावा से या क्षारीय लावा से। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो अम्लीय लावा है उसमें सिलिका की मात्रा आप लोगों का क्या रहेगा, 55% से अधिक रहेगा, या 55 से 100 तक के बोल दिया जाए। और सिलिका की मात्रा इसमें क्या रहेगा, क्षारीय में कम रहेगा, 55% से कम, 0 से 55%। ये आपको ऐसे याद रखना है। ठीक, हम्म। अब यह है आप लोगों के ज्वालामुखी के अंग, जो कि मैं पहले ही आपको डायग्राम के माध्यम से बता चुका हूँ, और इसको एक बार और समझ लीजिए। ज्वालामुखी शंकु, ये क्या होता है, जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर क्रमशः जम जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं, है ना। और ये किसके द्वारा होता है, अम्लीय लावा के द्वारा होता है, कुछ इस तरह से, है ना। फिर क्या होता है, ज्वालामुखी छिद्र, जहाँ से ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी है उसके जो हम लोग ये कह दिया जाए, ये क्या है आपका ज्वालामुखी, है ना। और यहाँ से आप लोगों का लावा जो है यहाँ से निकलेगा, जिस दरार से, यहाँ पर मुख के इसी दरार को हम लोग बोलते हैं छिद्र। ठीक, यहाँ पर को, और फिर क्या होगा, और जिस दरार के माध्यम से वो बाहर आएगा, पतली नली के माध्यम से, वो आपका क्या होगा, ज्वालामुखी नली होगा। तो ये ज्वालामुखी छिद्र है उसके मुख के पास वाला, और जहाँ से लावा आता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी नली। ठीक, ज्वालामुखी मुख या क्रेटर, जो हम लोग देखे हैं यहाँ पर छिद्र के पास जो कटोरी के आकार का इस प्रकार से जो बनता है, जहाँ से लावा निसंतृप्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख। ठीक, फिर क्या होता है, काल्डेरा, जब ये क्रेटर बड़ा होता है और उसमें धसाव आ जाता है तो ये क्या बनता है, काल्डेरा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्वालामुखी का वर्गीकरण देखते हैं, यानी कि उसका विभाजन देखते हैं अब। ठीक, तो ज्वालामुखी का वर्गीकरण जो है वो 2 आधार पर है, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक उद्गार के जो स्वरूप है उसके आधार पर, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर आप लोग को पता है, पहले से आप लोग अध्ययन करते आ रहे हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, है ना। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, जो हमेशा सक्रिय ही रहता है, हमेशा उसमें किसी न किसी प्रकार का पदार्थ, गैस या लावा वगैरह निकलते रहता है ना। सुषुप्त क्या होता है, जो एक बार उद्गार होता है फिर शांत हो जाता है, फिर उद्गार होने की संभावना होती है, कभी भी हो सकता है इसमें उद्गार, ये रहता है। शांत क्या होता है, एक बार उद्गार होने के बाद इसमें पुनः उद्गार नहीं होता, यानी कि हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। फिर क्या होता है, उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी, उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी क्या होता है, 2 होता है, एक केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और एक दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। ठीक, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में क्या होता है, हवाई तुल्य सॉरी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में आप लोग हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली, वोल्केनो और पिलियन, ये सभी क्या है, इसके टाइप्स हैं, जो कि आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक, इसका क्रोनोलॉजी वगैरह भी पूछ लेते हैं कभी कभी। चलिए पहले हम लोग देखते हैं उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक, तो पहला होता है आप लोग का केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, इसी को हम लोग देख लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ज्वालामुखी है या केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी है, ये क्या होता है, एक पतली नाली के माध्यम से, ये कह दिया जाए कि द्रोणी के सहारे छिद्र से बाहर आता है। ठीक, और जब लावा में क्या होता है, गैस की मात्रा अधिक होता है, तो ऊपरी दबाव कम होने की वजह से क्या होता है, इसमें भयंकर तीव्र गैस निकलता है या तीव्र विस्फोट होता है, और ये क्या करता है, धरातल को धक्का देते हुए बाहर उठता है ना। तो ये अलग अलग आकार में उठता है,
उसी आकार के आधार पर इसमें विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी का इसका नाम दिया हुआ है। ठीक, और ये कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है आप लोगों का हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी होता क्या है और इसकी क्या विशेषता है ये हम लोग देख लेते हैं। यह क्या होता है, सबसे हल्का एवं शांत ज्वालामुखी उद्भवेतन वाला होता है, यानी कि ये क्या है आपका क्षारीय जो लावा है उस प्रकार का लावा है। ठीक, इसमें बिना किसी विस्फोट के लावा शांत रूप से बाहर आता है। ठीक है, यानी कि ये पतली है और इसमें सिलिका की मात्रा 55% से कम होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, हाँ, और इसमें गैस की मात्रा जो है वो क्या होता है, कम होता है, उसमें तीव्रता कम होते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें लावा जो है वो पिंड आकार में या केसों की तरह दिखाई देते हैं, कुछ इस टाइप से। जैसे कि मैं इसको यहाँ बना देती हूँ। जैसे ये आपका क्या है, कोई ज्वालामुखी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी निकलेगा ना मुख से, वो किसी प्रकार का ऐसे बिखरते हुए केस की तरह निकलेंगे। ठीक, और शांत निकलेगा, ये विस्फोट नहीं होगा इसमें। ठीक, और इसका एग्जाम्पल है आपका हवाई द्वीप में निकलने वाले जो ज्वालामुखी है वो है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं स्ट्रामबोली। अब स्ट्रामबोली किस प्रकार का ज्वालामुखी ये हम लोग देखते हैं। स्ट्रामबोली जो ज्वालामुखी है ये प्रथम प्रकार की अपेक्षा थोड़ा अधिक तीव्र से प्रकट होता है, तीव्रता से, यानी कि इससे थोड़ा सा खतरनाक होता है, ये बोल दिया जाए, थोड़ा सा भयंकर है ना। ये क्या होता है, कभी कभी मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने की वजह से इसमें भूकंप की तरह नहीं, सॉरी भूकंप की तरह बोलती हूँ, थोड़ा तीव्र से विस्फोट होता है बारूद की तरह इसमें। ठीक, वो है। इसमें क्या होता है, तरल लावा के साथ इसमें विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ है वो बाहर आते हैं। धूल के कण हो जाएंगे, जो झामा की स्कोरिया वगैरह है ना, बाउम वगैरह है, ये टुकड़े भी बाहर आते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि बारूद की तरह फटता है, ऐसे बोली हूँ ना, ये कुछ इसी प्रकार से फटता है। इसमें बड़े बड़े टुकड़े भी आते हैं, छोटे टुकड़े भी आते हैं। ठीक, हाँ, तो ये क्या होता है, शांत नहीं होता है, ये थोड़ा सा आक्रामक होता है, ये समझ लीजिए। ठीक, इस प्रकार का ज्वालामुखी जो है रूम सागर वगैरह में या इटली की जो सीसी द्वीप वगैरह है उसमें आता है। ठीक, या आप लोग के लिपारी द्वीप है इटली के, इसमें आता है। स्ट्रामबोली तुल्य ज्वालामुखी जो है वो इसी यही है। ठीक है, हाँ, भूमध्य सागर या रूम सागर इसी को हम लोग बोलते हैं, रूम सागर या भूमध्य सागर। इसके जो प्रकाश स्तंभ हम लोग बोलते हैं ना, लाइट हाउस, स्ट्रामबोली को, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक, तो आपको भूमध्य सागर पूछे या रूम सागर पूछे या इटली का जो द्वीप है उसके जो ज्वालामुखी निकलते हैं ना आप लोग का, वो क्या है, स्ट्रामबोली है। और ये इसी के आधार पर स्ट्रामबोली तुल्य ज्वालामुखी रखा गया है। ठीक, ये थोड़ा आक्रामक होता है और ये क्या होता है, बम की तरफ फटता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये क्या है, क्षारीय युक्त लावा होता है। चलिए, फिर है वॉल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। ये क्या है, सबसे अधिक भयानक विस्फोट है ना। और पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है वो विनाशकारी होता है। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक भयानक विस्फोट किस में होता है, किस प्रकार की ज्वालामुखी में, तो ये होता है वाल्केलियन तुल्य ज्वालामुखी में। और सबसे अधिक विनाशकारी क्या होता है, तो ये पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होता है। ठीक, दो तरीके से पूछेंगे आपसे, भयानक विस्फोट किस में होता है, वो आपका वेल्केनो तुल्य में, और विनाशकारी कौन होता है, तो ये आपका पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होता है। ठीक, तो ये इसीलिए मैं इसको कलर से वो कर दिया हूँ, हेडे। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की ज्वालामुखी क्या होता है, भयानक विस्फोट के साथ प्रचंड उद्गार होता है इसमें। ठीक, तो आपको ये शब्द याद रखना है, भयानक प्रचंड उद्गार। ठीक, इसमें निसंत्रित जो लावा होता है वो चिपचिपा लसदार होंगे। ठीक है, और जहाँ पर उत्पन्न होंगे वहीं छिद्र के किनारे ही आसपास क्या हो जाएंगे, जम करके उसको ढक देते हैं वहां पर। ठीक है, इस तरह के जो ज्वालामुखी है इसमें गैसों के जो मार्ग है उसमें बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए क्या होता है, परिणाम स्वरूप ये गैस जो है संग्रहित होते लगते हैं और फिर क्या करते हैं, भयंकर इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, तीव्र विस्फोट होता है ना। इसीलिए ये बहुत ही प्रचंड आक्रामक होता है। ठीक, और इसका जो एग्जाम्पल है ये भूमध्य सागर में से जो लिपारी द्वीप है उसमें वो ज्वालामुखी है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या होता है आपका, पहले हमने देखा था वो क्षारी ज्वालामुखी था या क्षारी लावा से हुआ था। ये क्या है आपका, अम्लीय लावा है। ठीक है, इसमें जो अम्ल की सिलिका की मात्रा है वो कितना है, 55% से या 65% से अधिक होगा। ठीक, आपको ये भी याद रखना है। फिर है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये क्या होता है, अत्यंत विनाशकारी होता है। ठीक,
और इसका जो उद्गार है वो सबसे अधिक विस्फोट और प्रचंड होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये विनाशकारी है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये इससे भी विनाशकारी है, ये आपको याद रखना है। प्रचंड विस्फोट किसमें होता है या भयानक विस्फोट किसमें होता है, वेल्केनो तुल्य में होता है। लेकिन सबसे अधिक प्रचंड और विस्फोटक और विनाशकारी कौन है, पिलियन तुल्य है। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये सबसे अधिक लसदार और चिपचिपा होता है। ठीक, सबसे अधिक अम्लीय लावा इसमें पाए जाते हैं। ठीक, इसमें गैसों की जो तीव्रता है वो बहुत ही अधिक रहता है, प्रचंड रहता है और बहुत ही अधिक प्रेशर के साथ उत्पन्न होता है। ठीक, हाँ, चलिए याद रखना है इसको आपको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, मार्टिनिक द्वीप में ये आया हुआ था इस प्रकार का ज्वालामुखी। तो ठीक, तो आपको याद रख लेना है। अब फिर है नेक्स्ट, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। अब ये क्या होता है, यह ज्वालामुखी वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी का क्या है, एक रूप है या उसी का एक प्रकार है। ठीक, इसमें गैसों की तीव्रता के कारण क्या होता है, लावा पदार्थ है वो आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें जो लावा जमता है तो ये डोम की आकृति का कुछ बन जाता है। ठीक है, और इसका उद्भेदन जो है ये सन इसका अधूरा लिखा हुआ है, इसको काट देंगे आप। जो विसुवियस है, ये है इसका एग्जाम्पल, विसुवियस। ठीक, विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए, तो ये है आपका विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, वाल्केनो तुल्य ज्वालामुखी की तरह ही है ये, प्रचंड इसका उद्गार होता है लेकिन ये सबसे ऊंचाई तक के जाता है। ठीक, तो आपके ये 5 प्रकार के ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है ये सबसे विनाशकारी होता है, यही आपको ध्यान रखना है, भयंकर विस्फोटक होता है। ठीक है, चलिए, और विनाशकारी ना पूछे, केवल आपका भयंकर विस्फोटक ही पूछेंगे तो आपको क्या बता देना है, वाल्केनो तुल्य बताना है। और जिसमें विनाशकारी पूछ लिया जाए तो उसमें आपको क्या बताना है, सबसे अधिक विस्फोटक या विनाशकारी पूछेंगे तो पिलियन को बताना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं दरारी उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार वगैरह। ठीक, तो दरारी उद्भेदन के आधार पर हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन। जब लावा गैस जो है वो क्या होता है, या भारी पदार्थ, इसको सुधार लेंगे, भारी पदार्थ है। ठीक, भू सतह पर दरार के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं दरारे उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। ठीक, ये क्या है, ये आपका कोई धरातल है, इसमें कोई ये दरार है, इस प्रकार का दरार है। तो इन दरारों से जब लावा बाहर आ जाते हैं, मैग्मा जो है बाहर आके यहाँ पर जम जाते हैं किसी भी आकृति में, तो इसको हम लोग बोलते हैं दरारे उद्गार वाले ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक, और ये जो ज्वालामुखी है इसको हम लोग यूएसए के जो कोलंबिया पठार है वो इसका एग्जाम्पल है। दक्कन का पठार भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है, हम लोग का भारत में जो है वो वाला। ठीक, हाँ, और 1783 में आइसलैंड के जो लाकी ज्वालामुखी है इसका उद्गार हुआ था। ये भी क्या है, दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ठीक, हाँ, तो ये है आपके दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी क्या होता है ये और उसका एग्जाम्पल। ठीक, अब जो दरारी उद्भेदन है वो तो हम लोग देख लिए। अब उद्गार की अवधि के आधार पर हम लोग जो देखे थे ज्वालामुखी के प्रकार उसको देखते हैं, सक्रिय, प्रक्षुब्ध और शांत ज्वालामुखी को। ठीक, पहले हम लोग देख लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी को। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें सदैव धूलकण, जलवाष्प, लावा ये सभी या चट्टान के टुकड़े हमेशा निकलते रहते हैं, है ना। और वर्तमान में हम लोग देखेंगे तो इनकी संख्या 500 से भी अधिक है। ठीक, और विश्व में कुछ ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका एग्जाम्पल है जो कि आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला आप लोगों का है किलायू ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप का है, यूएसए का है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे जो प्रशांत महासागर है उसमें हवाई द्वीप स्थित है। ठीक, और ये यूएसए के अंतर्गत आता है, यही है आपका किलायू। ठीक है, फिर लालिंगा या बगाना, ये क्या है, पपुआ न्यू गिनी में है। लालिंगा या बगाना ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड में है। ठीक, फिर क्या है, मेशम्पी एवं समेरू, ये आपके इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, फिर माउंट एटना, ये सिसिली द्वीप यानी कि इटली का है। ठीक है, फिर इस्टांबुल जिसको हम लोग लाइट हाउस के नाम से जानते हैं, ये लिपारी द्वीप में इटली के स्थित है। ठीक, फिर क्या है, कोटोपेक्सी, ये क्या है,
इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका की। ठीक, फिर क्या है बैरन द्वीप और नारकोंडन द्वीप, ये हमारे भारत में है। ये बैरन द्वीप क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक, अभी इसमें घूमने भी लोग जाते हैं, दूर दूर से देखते हैं इसमें। ठीक है, और लगातार उद्गार हो रहा है इसमें। फिर क्या है मोना लोआ, ये भी हवाई द्वीप में ही स्थित है आपके यूएसए वाला क्षेत्र में। फिर क्या है ओजोस डेल सलाडो, ये क्या है अर्जेंटीना में और चिली में है, ये दक्षिण अमेरिका में। ठीक, उसके सीमा के पास है ये। फिर क्या है माउंट इरेबस, ये रास द्वीप में स्थित है अंटार्कटिका में। ठीक, तो ये क्या है सक्रिय ज्वालामुखी है सभी, और याद रखना है ये सभी नाम को क्योंकि ये पूछा गया है आपके। ठीक, फिर है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, ये एक बार सॉरी, प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिसमें एक बार ज्वालामुखी उद्भेदन के पश्चात वो थोड़ी समय के लिए शांत हो सकता है, लेकिन अचानक से उसमें पुनः ज्वालामुखी कभी भी उद्गार हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक, इसमें आपका एग्जाम्पल देखेंगे तो इटली का विसुवियस, क्राकाटोआ इंडोनेशिया का, फ्यूजियामा जापान का और नारकोंडा हमारे भारत का है। ये सभी क्या है आप लोग के इसी श्रेणी में आते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी में आते हैं। ठीक है, बैरन आपका देखे होंगे वहां पास, बैरन किस में गया था, सक्रिय में गया था। नारकोंडा में आपका किस में गया, प्रसुप्त में गया। कभी भी अचानक उद्गार हो जाता है इसमें, इसलिए उसके निकट नहीं जाना चाहिए, ऐसे में बहुत घातक होता है ये, है ना। पता चला आप घूमने चले गए हैं, उतना टाइम ही इसमें उद्गार हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, इसको सुधार लेंगे। ये शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, श्वान ज्वालामुखी, इसको हम लोग डेड वॉल्केनो या मृत ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें एक बार उद्गार होने के पश्चात कभी भी उद्गार होने की संभावना नहीं होता, यानी कि एक बार उद्गार होने के बाद वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक, इसमें एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे तो ईरान का कोह सुल्तान है और ईरान का देवबंद है। ठीक, फिर अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग का म्यांमार का माउंट पोपा आप लोग देखेंगे वो है। ठीक, फिर अफ्रीका का आपका किलिमंजारो ये वाला है। फिर चिम्बाराजो इक्वाडोर का है आपका। फिर एकांकागुआ चिली का है। ठीक, तो ये सभी क्या है, शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का शांत ज्वालामुखी। अब ये है आगे हम लोग का है ज्वालामुखी से जो विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति बनते हैं वो देखेंगे। तो ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार के जो स्थलाकृति बनते हैं उसमें पहले बाह्य स्थलाकृति बनता है और एक आंतरिक स्थलाकृति बनता है। ठीक, दो तरीके का स्थलाकृति है, बाह्य स्थलाकृति और आंतरिक स्थलाकृति। पहले हम लोग बाह्य स्थलाकृति को देखते हैं, फिर आंतरिक स्थलाकृतियों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय उद्भेदन द्वारा विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी द्वारा केंद्रीय उद्भेदन से जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उससे विभिन्न प्रकार के जो स्थलाकृति निर्मित होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, कहाँ देखेंगे, बाह्य स्थलाकृति को देखेंगे, धरातल के ऊपरी सतह में निर्मित होने वाले जितने भी स्थलाकृति है उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग का ये इसका टाइप दिया हुआ है, सिंडर शंकु, अम्लीय लावा शंकु, बेसिक लावा शंकु, ये सभी। यानी कि आप लोग देखते हैं ज्यादातर जो लावा है वो क्या होता है, ये धरातल से बाहर है, और ये क्या होता है अम्लीय होता है, तो ये क्या हो जाते हैं यही आसपास ऐसे जम जाते हैं। तो ये क्या होता है कुछ अलग अलग आकृति, कुछ गुंबद आकार में हो जाता है, तो कुछ क्या हो जाता है आप लोग का थोड़ा फैल जाता है। तो इसी के आधार पर ये आपका सिंडर शंकु बना है, अम्लीय लावा शंकु बना है, और ये बेसिक लावा शंकु। यानी कि आपको याद रखना है ये जो शंकु वाला ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति है उसको बताया गया है। इसको आप लोग देख लेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछते। ठीक है, मेन क्वेश्चन जो पूछता है आपकी जो आंतरिक बल है उससे पूछा जाता है। ठीक, तो आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछते नहीं है वहां से। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, हम लोग मेन में चलते हैं। ठीक है, चलिए मेन यहाँ देख लेते हैं थोड़ा से, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कभी कभी, है ना। दरारी उद्भेदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, सेकेंड वाला इसमें केंद्रीय उद्भेदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हम लोग देख लिए। अब देखेंगे दरारी उद्भेदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ये भी बाह्य स्थलाकृतियां ही हैं। ठीक, तो पहला है लावा का पठार। जब क्या होता है ये जो ज्वालामुखी क्षेत्र है यहाँ से जो मैग्मा है वो बाहर आकर के कुछ ऐसे फैल जाता है क्षारीय लावा होने की वजह से, तो ये होता है लावा पठार, है ना, जैसे दक्कन का पठार वगैरह हो गया, तो ये इसका एग्जाम्पल है। फिर क्या होता है गीजर, ये जो गीजर है, गीजर लिखना है आपको। ठीक है, ये गीजर क्या होता है, ये गर्म जल के स्रोत होते हैं। ठीक है,
जो ज्वालामुखी वाला होता है, ये ज्वालामुखी मुख है, यहीं से ये क्या होता है जो गर्म जल निकलने लग जाते हैं जब इसमें लावा बंद हो जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में हो जाएगा, या शांत ज्वालामुखी वाले जो है उसमें ये देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक, एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका के जो मेलेस्टोन वाला नेशनल पार्क है वहाँ पर देखने को मिलता है हमको। आइसलैंड के ग्रेटर गेसर भी है, हम लोग को देखने को मिलेगा। ये एशिया या न्यूजीलैंड में भी गेसर है, वो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धुआंरे। अब ये धुआंरे क्या होते हैं? ये लैटिन भाषा, इसको सुधार लेंगे ना, लैटिन भाषा के फ्यूमारोल शब्द से बना हुआ है। ठीक, ये क्या होता है? एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें गैस या जल वाष्प निकलते हैं और उसे हम लोग धुआंरे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? जैसे इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, इसमें केवल क्या होता है, गर्म जल के स्रोत है, यहाँ पर गर्म जल निकलता था। यहाँ पर क्या निकलेंगे? उसी प्रकार यहाँ पर जो जल वाष्प है और गैस है वो निकलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं धुआंरे। ठीक है, यहाँ पर गर्म जल निकलता है, यहाँ पर धुआंरे निकलता है। ठीक, और धुआंरे के साथ में विभिन्न प्रकार के जो आपकी गैस वगैरह है वो निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी गैस है आपका। ठीक। तो ये आपको याद रखना है, गीजर क्या है, धुआंरे क्या है, और बाकी स्थलाकृतियाँ इससे जो बनते हैं वो। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो आंतरिक भाग में बनने वाले हैं उसको देखेंगे, स्थलाकृतियों को ज्वालामुखी द्वारा। ठीक, ये है आपका उनका डायग्राम, इसको देख लेंगे डायग्राम को आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मेन है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, आंतरिक स्थलाकृतियाँ, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ। क्या होता है? जब मैग्मा धरातल की सतह पर ना आकर के धरातल के अंदर ही दरारों में जम जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, अब इन आंतरिक स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ होते हैं, जिनमें आप लोगों का ये सभी मौजूद है। तो पहला क्या होता है आपका? बैथोलिक होता है। ये बैथोलिक क्या होता है? ये क्या आपका धरातल है और इसके सबसे अधिक गहराई में ये जो ज्वालामुखी सॉरी जो मैग्मा है वो क्या होता है, बाहर निकलने के बजाय सबसे अधिक गहराई में भी जम जाता है, वही जम जाता है गुंबद आकार में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैथोलिक। ठीक, तो आपको याद रखना है ये सबसे अधिक गहराई में होगा और गुंबद आकार में होगा। ठीक, हाँ, और इसके किनारे जो है वो खड़े ढाल वाले होंगे। ठीक है, यानी कि मैं सही इसको आकार देती हूँ, ये धरातल है और ये सबसे आंतरिक भाग में जहाँ पर मैग्मा चैम्बर है वहीं के आसपास क्या होता है, ये ऐसे जम जाता है। ठीक, हाँ, और इसका ऊपरी भाग होता है वो अत्यधिक क्या होता है, असमान होता है। आपको याद रखना है, असमान तथा उबड़ खाबड़ होता है, ये आपको देखना है। ये कुछ ऐसे ऐसे टाइप का, कुछ ऐसे ऐसे टाइप का जम जाएगा, अनियमित आकार का। ठीक, और इसमें क्या होता है, ग्रेनाइट की मात्रा सबसे अधिक होता है, यानी कि ग्रेनाइट की इसमें योगदान ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो जो रांची का पठार है ये क्या है, बैथोलिक पठार ही है। ठीक, अब क्या होता है, लेकोलिथ और फेकोलिथ। लेकोलिथ क्या होता है, जो धरातल की सतह के नीचे परतदार चट्टानों के बीच में उतल आकार का होता है। उतल आकार का बृहद मैग्मा जम जाता है और छोटे गुंबद आकार में, इसी को हम लोग बोलते हैं लेकोलिथ। फेकोलिथ क्या होता है, ये छतरीनुमा लहर आकार का होता है। तो आपको याद रखना है ये क्या होता है, उतल आकार का। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ ना, इसमें 3 तरीके का है। ये आपका उतल है, कुछ इस टाइप का जमेगा। ठीक, ये क्या है आपका, लहरनुमा रहेगा, कुछ इस टाइप का जमेगा। और ये लेपोलिथ, ये आपका क्या रहेगा, अवतर रहेगा ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है लेकोलिथ, फेकोलिथ और लेपोलिथ। लेकोलिथ क्या होता है आपका, ये उतल आकार का होता है। ठीक, फेकोलिथ क्या होता है, ये ऐसे लहरनुमा रहेगा, इसका नाम ही फेकोलिथ है। फिर लेपोलिथ ये क्या रहेगा आप लोगों का, अवतल आकार का रहेगा। ठीक, तो ये 3 आपके स्थलाकृतियाँ हैं जो इसके नीचे बनते हैं, किसके, आपके ज्वालामुखी उद्गार के आंतरिक भाग में। पहला तो आपका सबसे गहराई में बनेगा बैथोलिक, इसके बाद आपके ये 3 स्थलाकृतियाँ बनते हैं मध्यम क्षेत्र में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर है सील और डाइक। सील क्या होता है, जब भू सतह के नीचे परतदार चट्टानों के बीच क्षैतिज रूप में मैग्मा जम जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सील। ठीक, फिर क्या होता है इसमें डाइक। डाइक क्या होता है, भू सतह के नीचे मैग्मा का जमाव जो है वो क्या होता है, लंबवत होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइक। ठीक, तो ये क्षैतिज है और ये लंबवत जमाव है। फिर क्या होता है, स्टॉक या बॉक्स। ये क्या होता है, कभी कभी जो बैथोलिट है
जैसी संरचना है वो आकार जो है वो, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे ना, वो क्या रहता है जैसे कि तैसा रह जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक या बॉक्स। ठीक, छोटी आकार के रह जाते हैं, ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है जो बैथोलिथ है वो एकदम गुम्बद आकार में ना आकार के ऐसी बॉक्स टाइप का ऐसी जमी रह जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक या बॉक्स। ठीक, इसको सुधार लेंगे आप लोग। फिर क्या है आप लोगों का बेशमेलित आपका है ये। ठीक है, इसका निर्माण क्या होता है मैग्मा के बेलनाकार रूप में जमाव के फलस्वरूप होता है। ठीक, चापा आकार आकृति में होता है ये। ठीक है, चलो अब इसका डायग्राम भी देख लीजिए। ये आप लोग का है लेकोलिथ है, जो कि आपका लहर वो होता है अवतल आकार में। फिर क्या होता है फेकोलिथ, यहाँ पास दिया हुआ है आपका। लेपोलिथ आपका यहाँ पास दिया हुआ है। लोपोलिथ सिंडर शंकु ये टी आकार का होता है, ये दिया है, ये डाइक है। ठीक, ये सील है आप लोग का जो क्षैतिज रहता है। ठीक है, और ये आप लोग का जो बॉक्स में अभी आप लोग देखे हैं वो है। फिर ये आपका ज्वालामुखी प्लग है। ठीक, तो ये हो गया आप लोग के ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ। अब कल के क्लास में हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी का विश्व वितरण और फिर भूकंप वगैरह। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।